अब अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपको बहुत बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? और देखिए, दिल्ली में उनसे आप हारे, फिर आप पंजाब में उनसे आप हारे, फिर गुजरात में भी उन्होंने आपके ना चाहते हुए भी अच्छी खासी सीटें ले ली, और अब वो राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुके हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूँ ये प्रजातंत्र है और हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, न ही हम किसी से परेशान होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपने बात की या आम आदमी पार्टी के बारे में बात की, दिल्ली में इन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर के एक बार सरकार को बनाया, बाद में कांग्रेस समाप्त हो गई, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है एंड वी विल टेक ओवर। हम टेक ओवर करेंगे। आपने पंजाब की बात की, पंजाब में हम कभी थे ही नहीं, हम 23 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी थी। हमारा समझौता टूट गया, हम पहली बार 70 सीट्स के आसपास हम गए। अगली बार हम भारतीय जनता पार्टी ही आप पार्टी को टक्कर देगी और हम ही सरकार बनाएंगे, ये वहां की स्थिति है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, ये उत्तराखंड गए, जमानत जब्त करा करके आए सारी सीटों पर, और इनका जो कन्वीनर थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 365 या कितने लड़े थे, सब पर जमानत जब्त हुई। ये गोवा लड़ने गए, हमको तो गोवा में दिखता ही नहीं था कि बीजेपी लड़ रही है, इनके ही पोस्टर लगे हुए थे, इनके ही एडवर्टीजमेंट चल रहे थे, न्यूज़पेपर में भी यही छाए हुए थे। क्या रहा इनको, वहाँ जमानतें जब्त करा ली। कभी कभी जो एयर टाइम इनको मिलता है और जिस तरीके से वो पूरा अपना माहौल बनाते हैं हर जगह, उससे कभी कभी डज इट स्केयर यू समटाइम कि भाई ये तो चारों तरफ यही दिखाई दे रहा है? नहीं, हम कभी चिंता नहीं करते, क्योंकि हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। हाँ, ये एक माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब जनता भी जान गई है, जनता भी इनसे परिचित हो गई है। ये मैं आपको आईबी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अभी उन्होंने अभी कौन सा का भी बताया कि सीबीआई के जो सीबीआई के अफसर हैं वो अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, आपने जबरदस्ती मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवाया है, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, और तभी कोर्ट में इनको राहत नहीं मिली, और तभी 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं। और किसी आपने देखा सुधीर जी, आज दिन तक कोई भी आज़ाद भारत में नेता पोस्टर लेके चलाओ कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, इसका सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, कट्टर ईमानदार हूँ। तो ऐसे लोग, इनको सीरियसली कौन लेता है ये? और इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, मैंने एक दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि इनको लगता है कि हम ये छल से बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं। लीडरशिप और पार्टी क्रेडिबिलिटी पर खड़ी होती है। आप कितना इरोड कर रहे हो अपनी क्रेडिबिलिटी को, कौन अब गुजरात की जनता कभी इन पर विश्वास करेगी? आपको लगता है आम आदमी पार्टी ऑलरेडी अपनी पीक पर है या अभी और ऊपर जाएगी? नहीं, दे हैव हिट देयर पीक। यस, इनको चैलेंज, ये समाप्त ही होंगे। और उसका भी मैं कारण बता देता हूं कि अनसाइंटिफिक तरीके का ग्रोथ है, इसलिए ये चलेगा नहीं। मनीष सिसोदिया अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लें तो क्या उनके केस माफ हो कभी जाएंगे? संभव ही नहीं है, हमारे कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और हम क्यों लें ऐसे आदमियों को? नहीं, वही कह रहे हैं कि जो शिक्षा के नाम पर चलता रहा और सारी दिल्ली को शराब में डुबो दिया, सारी दिल्ली को शराब में डुबो दिया। और अन्ना हजारे के आगे नारे लगाते रहते थे, जिन्होंने सारी जिंदगी शराब के खिलाफ आंदोलन किया, उनके लोगों, उनके शिष्य इस तरीके से दिल्ली को शराबमय कर दिया। ये ऐसे लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो आगे नहीं चलेगी। पंजाब की हम बात कर रहे थे, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि खालिस्तान का जो आंदोलन है उसको लेके मैंने काफ़ी वहाँ वो दोबारा से उठ रहा है वहाँ पर। अभी आपने जो देखा होगा, पुलिस स्टेशन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। ये कितना चिंता करने वाली बात है? देखिए, आम आदमी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेट होगा ही होगा, और वो डिटेरियोरेशन हम सबको देखने को मिल रहा है पंजाब में। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी भारत सरकार से जो भी कोई मदद मांगेंगे वो भारत सरकार देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जहाँ तक आपने मूवमेंट का सवाल कहा है, इसको इन डेप्थ डिस्कस करने के लिए और डिटेल में इसकी चर्चा करने के लिए जितने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आम आदमी पार्टी को रखना चाहिए वो उसको अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उनकी है, पार्टी उनकी है। बहुत से प्रश्न चुनाव के दौरान लगे कि आपकी फंडिंग टेररिस्टों के द्वारा हुई क्या, जवाब नहीं मिला।
आपके टेररिस्टों के साथ संबंध रहे हैं क्या? जवाब नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछा गया, उनका जवाब नहीं मिला। हाँ, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, ये प्रिंसिपल, ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। पर आपको लगता है इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं या नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग हमेशा वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और इसीलिए मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी वो अपनी चीज़ को संभालें, क्योंकि स्टेट होम डिपार्टमेंट जो है स्टेट का, वो उसको देखने की ज़रूरत है। अभी एम.के. स्टालिन जी के जन्मदिन पर सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया कि हमको बीजेपी से मिलकर लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बाद में देख लेंगे। 2024 का चुनाव भी क्या आप मोदी वर्सेस ऑल के रूप में देखते हैं? देखिए, हम कभी भी किसी की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते, हम अपनी मजबूती पर चुनाव लड़ते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में भी इसी बात को कहा था, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल गई थी, फिर उसके बाद समाजवादी और बीएसपी मिल गई थी। सबने कहा था बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा आ जाओ लड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सीपीएम और ये कांग्रेस वाले त्रिपुरा में लड़के हटे, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। लड़ लो, हमारा हम तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बदरुद्दीन के साथ आपने आसाम में हाथ मिलाया, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग के साथ आपने केरल में हाथ मिलाया, बहुत अच्छी बात है। ये सब आप प्रयास करो। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम किसी की कमज़ोरी पर सरकार में आए, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हम अपनी बुलंदियों पर आए, ये हमारा उद्देश्य पर ये सब लोग तो और मैं फिर बता दूँ, इनको ये नहीं मालूम है कि इलेक्शन मैथमेटिक्स नहीं है, इलेक्शन केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में हमेशा वोट देने वाला जब केमिस्ट्री मैच करती है तो उधर वोट डालता है। और आप केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे सब लोग मिलते हैं तो पार्टी के पास मंथन होकर के बेस्ट इंफॉर्मेशन तो आती ही है और बेस्ट स्ट्रैटेजी बनती ही है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक से एक स्ट्रैटेजी। तो यू हैव अ केमिस्ट्री लैब। यस यस सर्टनली। लेकिन देखिए, अब एक बिल्कुल जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट की बात करते हैं, एक तरफ एक नैरेटिव है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरा नैरेटिव है मोदी तेरा कमल खिलेगा। इन दोनों के बीच में इस देश को तय करना है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ 50-50 जैसा चांस है? कुछ लोग इधर भी जाएंगे, कुछ लोग उधर भी जाएंगे। देखिए, कमल ही खिलता जाएगा, कमल ही खिलता जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये शब्दावली है कब्र खुदेगी या मर जा, ये भारत की पॉलिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और यह मैं आपको बताता हूं, मोदी जी अपनी तपस्या और अपने काम से, अपने फोकस से कमल ही खिलाते रहेंगे और पार्टी सारी उनके साथ खड़ी होकर। क्योंकि देखिए, एक बार उनको पहले चाय वाला कहा तो आपको लोगों को बड़ा गुस्सा आया इस पर, फिर नीच कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ, मौत का सौदागर कहा गया। क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी का जो नारा है, ये एक्चुअली आपके वोटर को यूनाइट कर देगा? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये जो भाषा जो बोल रहे हैं, उनके प्रति आग्रह तो पैदा नहीं होगा, दुराग्रह पैदा होगा, ये तो हमको समझना चाहिए। और कमल अपनी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित को मजबूती प्रदान कर रहा है, उसके प्रति हमको आशीर्वाद कमल को मिलेगा।